नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। आज के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करता है, कन्याओं को भोजन कराता है, उसकी सारी मनोकामनाएं मां पूर्ण कर देती हैं। तो आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा भक्त कर रहे हैं और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का समापन हो जाता है। यूं तो नवरात्रि के 9 दिनों का खास महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। लोग अष्टमी और नवमी के दिन मां के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं की पूजा करते हैं और उन्हें भोजन करवाते हैं। दरअसल नवरात्रि व्रत के समापन पर कन्या पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि 9 कन्याओं के पूजन के बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। दुर्गा सप्तशती में भी कन्या पूजन का महत्व विस्तार से बताया गया है। मान्यता है कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, कन्याओं को भोजन कराता है, उसके घर में सुख समृद्धि और मां की कृपा बनी रहती है। महानवमी के दिन 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के पूजन का प्रावधान माना गया है। 2 साल की कन्या को कौमारी, 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति, 4 साल की कन्या कल्याणी, 5 साल की कन्या रोहिणी, 6 साल की कन्या चंडिका, 7 से 8 साल की कन्या शांभवी और 9 साल की कन्या दुर्गा स्वरूप कहलाती है। इस तरह से 9 कन्याओं के पूजन का फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां पर कन्याओं को भोजन कराया। गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की, जिसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो सीएम योगी ने कन्या पूजन किया। मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव के पैर पखार कर पहले पूजा की और फिर अपने हाथों से भोजन परोसा, फिर दक्षिणा के साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में सैकड़ों की संख्या में पहुंची अन्य बालिकाओं और बटुकों को भी भोजन कराकर उपहार और दक्षिणा दी गई। मुख्यमंत्री ने 9 कुमारी कन्याओं के पांव पखारे, उन्हें चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी, भोजन कराया, फिर दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मंगलवार सुबह कन्या पूजन अनुष्ठान मठ के पहले तल पर स्थित भोजन कक्ष में हुआ। मुख्यमंत्री ने परंपरागत रूप से पीतल के परात में चांदी के लोटे में भरे जल से 9 कुमारी कन्याओं के बारी बारी से पांव धोए, उनके मस्तक पर रोली चंदन, दही, अक्षत, दूर्वा का तिलक लगाया, चुनरी उठाकर उपहार और दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद लिया और आरती भी उतारी। पूजन के बाद इन कन्याओं समेत 100 से ज्यादा कन्याओं और छोटे बालकों को मंदिर की रसोई में पकाया गया ताजा भोजन प्रसाद सीएम योगी ने अपने हाथों से परोसा। कन्या पूजन कार्यक्रम में सीएम योगी का सानिध्य पाने के लिए नन्ही बालिकाओं और बटुकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले आमंत्रित कन्याएं और बटुक पूजन स्थल पर पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने बारी बारी थार में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव को खड़ा कर उनका पांव पखारा, उन्हें टीका लगाया, चुनरी उठाई और आरती उनकी उतारी गई। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम भी शुरू हुआ। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। हर साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं। कहते हैं कि आज के दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से कन्या भोज का आयोजन करता है, मां के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं की पूजा अर्चना करता है, उनके पैर पखारता है, उनका आशीर्वाद लेता है, मां उसकी हर मुराद को पूरी करती हैं। अब बात अमित शाह के मिशन कश्मीर की भी कर लेते हैं। अमित शाह 3 दिन के कश्मीर दौरे पर हैं और उनका ये जम्मू कश्मीर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा
अमित शाह के कश्मीर दौरे से पहले ही आतंकियों ने घाटी में दहशत फैलाने की कोशिशें तेज कर दी थी। और इस बीच जब आज अमित शाह माता वैष्णो देवी के मंदिरों में दर्शन करते हुए नजर आए तो वो तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार से 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वो सोमवार रात को जम्मू पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शाह ने आज वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। धारा 370 हटने के बाद शाह दूसरी बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, जबकि जम्मू का ये उनका पहला दौरा है। इससे पहले अक्टूबर 2021 में वे कश्मीर दौरे पर गए थे। अमित शाह का जम्मू दौरा 30 सितंबर के लिए तय था, लेकिन उनके शेड्यूल में बदलाव किया गया। गृह मंत्री के दौरे से पहले 28 सितंबर को उधमपुर में 8 घंटे के अंतराल में बसों में 2 ब्लास्ट हुए थे। पहला ब्लास्ट बुधवार रात करीब 10:30 बजे दोमेल चौक पर पेट्रोल पंप के पास खड़ी एक खाली बस में हुआ था। इसमें 2 लोग घायल हुए थे। दूसरा ब्लास्ट गुरुवार सुबह 6 बजे बस स्टैंड पर खड़ी एक खाली बस में हुआ। इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली थी। तो आतंकी लगातार एक्टिव जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन अब आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जम्मू कश्मीर में अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा आज की ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। जब वैष्णो देवी मंदिर में अमित शाह पहुंचे थे, इस दौरान उन्होंने मां की पूजा अर्चना की, मां की आरती उतारी और सभी की स्वास्थ्य को लेकर के, सभी के जीवन को लेकर के मंगल कामना करते हुए अमित शाह नजर आए। उन्हें शॉल उठाते हुए भी मंदिर के पुजारी नजर आपको स्क्रीन पर आ रहे होंगे। और अमित शाह के इस दौरे को लेकर के बात करें तो केंद्र सरकार के सामने जम्मू कश्मीर को लेकर के कई चुनौतियां जरूर खड़ी हैं। सबसे बड़ी चुनौती घाटी में कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की है। अब जब अमित शाह वहां पर गए हैं तो वो जब अधिकारियों के साथ वहां पर बैठक करेंगे, इसके अलावा जब जनसभा को संबोधित करेंगे, तो उससे एक संदेश देने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है, क्या वो संदेश आम कश्मीरी पंडितों तक पहुंच पाएगा? और जिस तरह से आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश लगातार वहां पर जारी है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, लगातार आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, तो केंद्र सरकार की कोशिश यही है कि वहां पर जल्दी से जल्दी कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए। इसके अलावा बीजेपी कहीं ना कहीं, बीजेपी का जो फोकस है वो कश्मीर में होने वाले चुनावों पर भी होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव अब जल्द ही हो सकते हैं। और ऐसे में वहां पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भी अमित शाह का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन अगर मौजूदा हालात की बात करें तो मौजूदा परिदृश्य में कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देना है, इसको लेकर के जब अधिकारियों के साथ में वो बातचीत करेंगे, लगातार सरकार इस दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा सरकार के काम करने के तरीके में भी कुछ और बदलाव भी इसके बाद देखने को मिल सकते हैं। तो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सरकार को सीधी चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी गई है और जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी जेल हेमंत कुमार लोहिया की सोमवार रात गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्यारे ने डीजीपी का कांच की बोतल से गला रेता, साथ ही पेट और बाजू पर कई वार किए। हत्यारे ने शरीर पर केरोसिन छिड़ककर जलाने की भी कोशिश की। हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। वारदात का शक डीजीपी लोहिया के ही हेल्पर पर जा रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में वारदात के बाद भागता नजर आ रहा है। डीजीपी के फरार नौकर की पहचान रामबन निवासी यासिर के रूप में हुई है और पुलिस ने उसका स्केच भी जारी कर दिया है। दरअसल दोमाना क्षेत्र के उदयवाला में डीजीपी लोहिया दोस्त संजीव खजूरिया के घर पत्नी के साथ गए थे। डीजीपी के दोस्त संजीव खजूरिया का भाई राजू खजूरिया पुलिस में एसपीओ है, जो फिलहाल संजीव का पीएसओ भी है। उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद उन्होंने घरेलू नौकर यासिर को मसाज करने के लिए कहा। उसके बाद दोनों कमरे में चले गए। कुछ देर बाद डीजीपी की चीख सुनकर दोस्त और उनके परिवार वाले नीचे आए। पाया कि दरवाजा अंदर से बंद था। उसे तोड़कर वे कमरे में दाखिल हुए तो डीजीपी को रक्त रंजित हालत में पाया गया। उनके गला रेतने समेत शरीर पर कई जगह धारदार हथियार से वार के निशान थे। पेट पर भी चोट के निशान मिले। सिर भी जला हुआ था।
सूत्रों ने बताया कि डीजीपी की गला रेतकर हत्या के बाद तकिए और कपड़े पर केरोसिन से आग लगाकर शव को जलाने की कोशिश की गई। वहीं बताते हैं कि कमरे का दरवाजा जब तोड़ा गया तब तक यासिर पीछे के दरवाजे के रास्ते भाग निकला था। इस मामले में संजीव खजूरिया के छोटे भाई राजू खजूरिया को देर रात पुलिस ने हिरासत में लिया। राजू पुलिसकर्मी है जो संजीव खजूरिया के साथ बतौर निजी सुरक्षा कर्मी के तौर पर तैनात था। दोमाना थाने में उससे पूछताछ हो रही है। जिस समय उसे हिरासत में लिया गया वो पुलिस की वर्दी में था। मामले में टीआरएफ ने बयान जारी करके कहा है कि हमारे स्पेशल स्क्वाड ने जम्मू के उदयवाला में खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया है। डीजी पुलिस जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या कर दी। आतंकी संगठन का कहना है कि हाई प्रोफाइल ऑपरेशन की यह शुरुआत है। साथ ही चेतावनी दी कि हम कहीं पर भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं। तो एक तरफ अमित शाह जम्मू कश्मीर हैं, दूसरी तरफ इस तरह की वारदात सामने आती है, तो ऐसे में आतंकी मैसेज देने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा बलों के सामने चुनौती बड़ी है, केंद्र सरकार के सामने बड़ी है, क्योंकि घाटी को आतंकवाद से मुक्त कराना है। ऐसे में अब सरकार किस तरह से इस पूरे मामले को देखती है और दूसरी तरफ क्या सचमुच इसमें टेरर एंगल सामने आ रहा है, उस पर भी जरूर कहीं ना कहीं पुलिस जांच कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि डीजीपी हेमंत कुमार लोहिया जो डीजीपी जेल हैं, उनकी हत्या की वारदात के बाद अब इस पूरे मामले में कौन कौन से बड़े खुलासे होते हैं। गुजरात से दो हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं। खेड़ा में नवरात्रि का महोत्सव चल रहा था। इसी दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। इस पूरी घटना में 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बड़ोदरा के सांवली में भी धार्मिक झंडे को लेकर विवाद की खबर सामने आ रही है। 40 लोगों को यहां पर भी गिरफ्तार किया गया है। तो गुजरात के खेड़ा स्थित उंधेला गांव में सोमवार रात को नवरात्रि समारोह के दौरान विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा पत्थरबाजी की गई। इस घटना में 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि आरिफ और जहीर नाम के 2 लोगों की अगुवाई में एक गुट ने हंगामा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद ही सभी ने पथराव शुरू कर दिया। कई लोग इधर से उधर भागते दिखे, लेकिन कुछ इसकी चपेट में आ गए। पथराव में 6 लोग घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। खेड़ा के डीएसपी राजेश गढ़िया ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों की पहचान की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गांव में पुलिस तैनात कर आवश्यक इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं पत्थरबाजी के बाद उंधेला गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिल रही है। आने जाने वाले हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। इस घटना के दौरान एक गाड़ी के शीशे भी टूट गए। इलाके में अभी भी तनाव का माहौल है। इस घटना के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं गुजरात में वडोदरा जिले के सावली शहर में धार्मिक झंडा लगाने को लेकर 2 समूह आपस में टकरा गए और पथराव करने लगे। इस मामले में 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सावली थाने के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना शनिवार रात को उस वक्त हुई जब लोगों के एक ग्रुप ने धामीजी का डेरा इलाके में बिजली के खंभे पर अपने झंडे के साथ एक धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश की, जिसका दूसरे समुदाय ने विरोध किया था, जिसके बाद पथराव वहां पर शुरू हो गया था। 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बुलेटिन के आखिर में बात नॉर्थ कोरिया की भी कर लेते हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से किम जोंग की तानाशाही देखने को मिली है। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है और हड़कंप जापान में मच गया है। जानकारी मिल रही है कि हर बार की तरह इस बार भी उत्तर कोरिया ने अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, लेकिन इस बार यह मिसाइल जापान के ऊपर से गुजर गई, जिससे वहां के लोगों में दहशत फैल गई। बाहर घूम रहे लोग अपने अपने घरों में घुस गए। इतना ही नहीं, जापान सरकार ने भी चेतावनी जारी कर आश्रय स्थलों को खाली करने का आग्रह किया और सुरक्षित जगह जाने के लिए कहा। इतना ही नहीं, छिपने के लिए कई जगह शेल्टर होम भी बनाए गए हैं। मिसाइल के गुजरने के बाद जापान के अधिकारियों ने आसपास की इमारतों को खाली करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के निवासियों के लिए जे अलर्ट जारी किया है। 2017 के बाद पहली बार ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। जापान के होकाइदो और
आओमोरी क्षेत्र में ट्रेन सेवाएं कुछ समय के लिए निलंबित की गई थी, हालांकि अब ये बहाल कर दी गई हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने पत्रकारों से कहा कि उत्तर कोरिया द्वारा हाल ही में किए गए परीक्षण की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि वे स्थिति को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ चर्चा करेंगे। जापान कैबिनेट के मुख्य सचिव हिरोकाजु मात्सुनो ने कहा कि उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद किसी तरह के नुकसान की तत्काल कोई खबर नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मिसाइल 22 मिनट तक हवा में रहने के बाद देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। वहीं दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि उन्हें उत्तर के उत्तरी अंतर्देशीय क्षेत्र से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पता चला है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने क्षेत्र में अमेरिकी सहयोगियों को निशाना बनाने वाले हथियारों का परीक्षण तेज कर दिया है। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि उत्तर कोरिया की ओर से कम एक मिसाइल दागी गई, जिसके जापान के ऊपर गुजरते हुए प्रशांत महासागर में गिरने की आशंका है। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।